नमस्कार, मैं हूं नाथूलाल। आप देखना शुरू कर चुके हो टुडे न्यूज़ टीएसपी। आज हमारे साथ मौजूद है बीएपी के सांसद प्रत्याशी प्रकाश चंद्र बूझ और इनकी पूरी जीवन कहानी जानेंगे। इस वीडियो के आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। और आपके चैनल को आपको भी खूब खूब जोहार और आपके दर्शकों को भी जोहार। तो सर, ये आपने राजनीतिक में आइडिया आपको कहाँ से आया और आप एक बार सरपंच भी चुनाव जीत चुके, ऐसा हमको सुनने में आया है। राजनीति में आने का मेरा कोई विजुअल नहीं था। ये नहीं कह सकता हूँ कि मुझे राजनीति करनी है, लेकिन मुझे राजनीति विरासत में मिली, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि मैं सरपंच बना, उससे पहले मेरे मदर सरपंच थे और उसके बाद में वसुंधरा सरकार ने एजुकेशन लागू कर दी। तो मदर फादर दोनों ही सिर्फ साक्षर हैं, डिग्री नहीं उनके पास। और उस समय ये था कि 5वीं तक की डिग्री ज़रूरी है और मेरा उसी समय जीएनएम का डिग्री कंप्लीट हुआ था। तो सरकार की भर्ती नहीं आई हुई थी, तो मदर फादर को लगा कि जब तक भर्ती आए तब तक इसको चुनाव लड़ा लिया जाए। और चुनाव लड़ा दिया, मैं चुनाव जीत गया। उसके बाद में पूरी जर्नी चेंज हो गई, पूरा राजनीति में करियर हो गया है। तो सर, आपने पढ़ाई कहाँ तक कर रखी? मेरा जीएनएम नर्सिंग है, बीए के साथ बीए भी कर रखी है मैंने, और जीएनएम नर्सिंग भी है मेरा। तो सर, आपने नौकरी की कभी तैयारी नहीं? नौकरी करने की तैयारी करने का तो टाइम ही नहीं मिला ना। जैसे 12वीं के बाद जीएनएम किया 3 साल तक, और जैसे डिग्री कंप्लीट हुई 2015 में सरपंच का चुनाव लड़ गए। अच्छा, कहीं ना कहीं आपके घर से शुरुआत से ही राजनीतिक का दौर था। मेरा मम्मी सरपंच रहे हैं, पापा तो पुराने ही एज समाज में बड़ा सेहरा रहा है, लोग मानते थे। और मेरे काकी प्रधान रहे हुए हैं। तो राजनीति एज मुझे विरासत में मिली हुई। अच्छा, तो सर, जो अपने ये बीएपी पार्टी आई है, इसमें एक सिलेक्शन प्रणाली चलती है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए। सिलेक्शन प्रणाली ये कह सकते हैं एक पार्टी में एक आंतरिक लोकतंत्र है। जिस तरीके से लोग आम जनता लोगों को वोट देकर सरपंच बनाती है, एमएलए बनाती है, एमपी बनाती है, पीएस मेंबर बनाती है, वार्ड प्रधान बनाती है, वैसे ही इस पार्टी में जो पार्टी के डेलीगेट हैं वो मिलकर फिर किस आदमी को चुनाव लड़ाना है उसके लिए वोटिंग करते हैं। तो ये पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है। उस वोटिंग के जरिए कैंडिडेट तय किया जाता है किसको चुनाव लड़ाया जाएगा। अच्छा, तो सर, ये जो सिलेक्शन प्रणाली है, लोगों का आरोप भी है इसके ऊपर कि जो वोटिंग की गिनती होती है वो सबके सामने नहीं होती। नहीं, देखो, ये पार्टी का संविधान है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये है एक लोकतंत्र है और सारे लोग भरोसेमंद हैं। मतलब जो पार्टी में जो लोग वोट करते हैं उनको आम कार्यकर्ता होता है, वही तय करके भेजता है कि आपको सिलेक्शन प्रणाली में वोट करना है। तो ये एज वो ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता हैं उनकी राय लेकर ही वोट करने जाता है हमको किसको वोट करना है। और जब गिनती की बात ही नहीं आती है, क्योंकि सबको ही पता है किसने किसको वोट किया है। तो ये पार्टी का संविधान है, पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है। ये इस पर निसंदेह है, कोई संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर, जैसे पहले अपने गुजरात में चलती थी बीटीपी, वो अपने राजस्थान में भी लाए और 2 विधायक चुनाव भी लड़े और जीते भी 2 विधायक, राजकुमार जी रोहत और राम प्रसाद जी डिंडोर। तो फिर ये बीएपी पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी? देखो, ऐसा है कि अपन बीटीपी से पहले ये राजस्थान में 2 पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। उनमें क्या था, जिसके पास पैसा है, जिसके पास धनबल है, वो जाके टिकट ले आता है। तो दक्षिणी राजस्थान के जो बासिंदे हैं, तीसरा मोर्चा खड़ा करने वाले, उनको ये लगा कि हम कुछ नया करेंगे। और उस समय बीटीपी ये भारतीय ट्राइबल पार्टी, तो वो एक जो ट्राइबल के नाम से था, मतलब बेहतर हो सकता है। तब पार्टी यहाँ लाए, 2 एमएलए जीते। तो जो पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, उनको यूँ लगा कि जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी चलती है, इसी तरह हम भारतीय ट्राइबल पार्टी को भी चला लें, हम तय करेंगे किसको टिकट देना है। लेकिन यहाँ का जो आंतरिक लोकतंत्र है वो ये कहता है कि नहीं, लोग तय करेंगे किसको टिकट देना है। ये कंट्रोवर्सी होने के बाद में ये लगा कि भाई जब बीटीपी लाए हैं वो यूँ कह रहे कि ना टिकट हम देंगे, तो फिर मतलब ही क्या रहा। पहले ही 2 पार्टियाँ थी, इसीलिए नई पार्टी बनाई। और ये जो भारतीय ट्राइबल पार्टी आई वो भी हमारे अपने लोग ही लाए थे। और भारतीय आदिवासी पार्टी बनी है, भारत आदिवासी पार्टी, ये भी हमारे अपने लोगों ने बनाई। तो सर, ये पार्टी बनी अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए और पार्टी के पास 5 विधायक है और 1 सांसद है। हाँ, ये एक तरीके से कह सकते हैं उपलब्धि है पार्टी की। लेकिन हमेशा एक जो इमारत खड़ी होती है उसका कंगूरा सबको मस्त लगता है, लेकिन नींव में जाने वाला पत्थर, नींव में जाने वाली ईंट किसी को दिखती नहीं है। और इस पार्टी ने जो आज मुकाम हासिल किया है, 5 एमएलए 1 सांसद, उसकी नींव 2016 में पड़ी थी। 2016 से कंटिन्यू लोग काम कर रहे हैं।
तब जाके इतना बड़ा लक्ष्य, इतना बड़ा क्रेडिट आया है। अभी बहुत आगे जाना है, लोग काम कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, जो पार्टी का विजुअल है वो बेहतर है। तो आगे अभी 5 हैं, आगे चुनाव में 50 होंगे, एक सांसद है, 25 सांसद भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग काम कर रहे हैं। ये बाकी मीडिया में बाकी लोगों को जो पार्टी की संविधान को नहीं जानते, पार्टी की ये जो कार्यप्रणाली है इसको नहीं जानते, उनको ये लग रहा है कि 2 साल हुए इतनी चीज़ हो गई, लेकिन नींव का जो पत्थर है उसको पता है काम कहाँ से चालू हुआ है। तो सर ये जो अपना ये ट्राइबल एरिया है, इसमें हमने ऐसी बहुत प्रतिभाओं देखी है जिनको आगे सपोर्ट नहीं मिल पाया था, आगे नहीं बढ़ पाते, उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? देखो, ट्राइबल प्रतिभाएं बहुत सारी हो सकती है, वो खेल में हो, शिक्षा में हो, राजनीति में हो। बहुत बार क्या लोग ये कहते हैं कि राजनीति गंदी चीज़ें जाना नहीं चाहिए, और मेरा भी यही मानना था कि राजनीति जो बेकार लोग होते हैं, कोई कुछ काम नहीं कर सकता है, फ्री का इधर उधर जा सकता है, वो लोग करें। लेकिन बाद में हमें ये एहसास हुआ कि सब लोग ये कहते हैं कि राजनीति गंदी है, जाना नहीं चाहिए। तो फिर कह कौन रहा है? जो राजनीति में पहले से है, उनको ये लगा कि नए प्रतिभा आ जाएगी, नए लोग आ जाएंगे, हमारी कुर्सी हिल जाएगी। और जब गंदे लोग राजनीति में जाएंगे तो राजनीति गंदी कहेंगे, जब अच्छे लोग जाएंगे तो राजनीति अच्छी होगी। और हम भी यही सोच कर आए हैं कि ये जो कीचड़ है, लोग कहते हैं पार्टी राजनीति कीचड़ है, ये कीचड़ नहीं, इसको साफ पानी बनाना है, लोगों के उपयोग के लिए बनाना है, इस तरीके से काम करने के लिए। तो सर ये पार्टी बनी, मतलब अभी वहाँ जयपुर में इनके ऑफिस भी खोल चुके हैं और पार्टी को राज्य दर्जा भी मिल चुका है। हाँ, पार्टी का जो जिस तरीके से अभी आपने बताया कि भाई हमारे पास 5 एमएलए हैं, एक सांसद है, पार्टी को राज्य स्तरीय दर्जा मिला है, तो स्वाभाविक है, जयपुर राजधानी है तो कार्यालय तो होना ही चाहिए, इसलिए वहाँ भी कार्यालय खुल गया अभी। तो सर जैसे पहले आप सरपंच के चुनाव लड़े थे, उस समय आपके मतलब गांव का क्या सपोर्ट था, गांव का क्या कहना था कि ये बच्चा राजनीतिक में जा रहा है? ऐसे मतलब हमने बहुत सारे देखे सरपंच के चुनाव, बहुत आरोप लगते हैं आपके ऊपर, उस समय कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, उस समय जब मैं सरपंच बना तब भी मेरा ये कोई इरादा नहीं था कि मैं राजनीति में आगे जाऊंगा, और मेरे ख्याल से गांव के लोगों को भी नहीं लगा होगा कि इसको आज सरपंच बना रहे हैं तो कल आगे जाएगा। लेकिन समय के साथ सारी चीज़ें परिवर्तन होती रहती है और आज इस मुकाम पे हैं। अच्छा, तो सर ये मतलब राजनीतिक में आइडिया कैसे आया कि मेरे को राजनीति ही करनी है? फिर किसने सलाह दी कि जो अपन बोलते हैं, जो अपने फ्रेंड होते हैं वो अधिकतर सपोर्ट रहता है फ्रेंडों का, ऐसा आपके साथ भी कुछ फ्रेंडों का सपोर्ट था? बिल्कुल, दोस्त तो हमेशा चाहते हैं कि हम लोग सब मिलकर आगे। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं प्रतिभावन स्कूल में था, जामरकोड़ा उदयपुर। हमारे 29 लोगों का बैच था, उसमें से मैं अकेला ऐसा आदमी हूँ जो अभी राजनीति में हूँ, और ये कह सकते हैं कि हम लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आ गया हैं। बाकी 28 लोग जो हैं, 27-28 लोग, सारे के सारे गवर्नमेंट सर्विस में हैं। तो ऐसा है कि सभी लोगों का साथ भी रहा है, सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ें, और ऐसा नहीं कि हम ही आगे बढ़ें। अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो मेरा समाज आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समाज आगे बढ़ेगा तभी तो हम आगे जाएंगे, नहीं तो अकेला आदमी आगे जाके क्या कर लेगा। तो सर अभी पंचायती राज चुनाव भी आने वाले हैं, और इन चुनाव में भी सिलेक्शन प्रणाली चलेगी, जैसे विधायक के चुनाव चली, सांसद के चुनाव में अभी भी सिलेक्शन प्रणाली के तहत ही सरपंच खड़े किए जाएंगे? देखो, ऐसा है कि सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती, सरपंच निर्दलीय चुनाव लड़ता है, उसके लिए पार्टी का सिंबल नहीं होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो विचारधारा रखता है, सभी सरपंच कोई ना कोई विचारधारा रखते हैं, तो स्वाभाविक है हमारा अपना भी सरपंच चुनाव लड़ेंगे, और हम प्रयास करेंगे कि एक पंचायत में ये जो भारत आदिवासी पार्टी की जो विचारधारा है, उसकी विचारधारा का एक आदमी चुनाव लड़े, तो सिलेक्शन प्रणाली हो भी सकती है, ऐसा कह सकते हैं। तो सर थोड़ा हमको घर के बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए, आपके घर में कौन कौन है? घर में मदर फादर हैं, और 2 भाई हैं, भाभी हैं, 2 बहनें हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, और हमारी सबकी शादियाँ हो चुकी है, और बाकी तो यही है, सारे लोग एजुकेटेड हैं मदर फादर को छोड़कर, और सारे वेल सेटेड हैं, ऐसे कह सकते हैं, मतलब एक अच्छा जीवन यापन करें, ऐसा ठीक ठाक है। अच्छा, तो सर जो हमारा लास्ट सवाल है, जो आपके दर्शक है, आपको सामने वाले हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको लास्ट संदेश क्या देना चाहोगे? मैं आपके चैनल के थ्रू सब्सक्राइबर को और दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि खुद आगे बढ़िए, साथ ही साथ समाज का
भी सोचिए। समाज है तो हम हैं और हम हैं तो समाज है। हम स्वयं और समाज के एक दूसरे के पूरक हैं। तो सबको ये सोचना चाहिए कि कोई भाई आगे जा रहा है तो साथ में समाज को भी आगे ले चलें। अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो समाज के बूते आगे जा रहा हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि समाज को आगे ले चलूँ। ऐसे बहुत सारे भाई हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, खेल में हो, शिक्षा में हो, राजनीति में हो, बहुत सारे फील्ड हैं। आप जिस भी फील्ड में जा रही हो उसी फील्ड में समाज का ख्याल रखें, समाज को नहीं भूलें। क्योंकि हम अभी इस आदिवासी अंचल में बहुत सारे इतना एजुकेशन अपना तगड़ा हुआ नहीं है, तो आरक्षण के बेच पे हम सब लोग आगे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो समाज का योगदान है। समाज के योगदान से हम आगे जा रहे हैं, तो हमारा योगदान समाज को होना चाहिए। मतलब पे बैक सोसाइटी, समाज को रिटर्न गिफ्ट, समाज को रिटर्न देना हमको। तो सभी लोग ये ख्याल रखें जो भी आगे जा रहे हैं, और ये प्रयास करें कि अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरा भाई भी आगे बढ़े। सभी लोगों को साथ में लेके चलें। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे प्रकाश चंद बूथ जो हमारे साथ थे। हम आगे बढ़ रहे तो समाज को भी आगे लेके जाना, ये इनका कहना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टुडे न्यूज़ के साथ बने रहे। मैं हूँ नाथूलाल। धन्यवाद।